मेजरमेन्ट पछि हामीले अर्को एउटा हामी मुभिङ एभरेज पनि हेरौं। म्याक्डी को बारे पनि एउटा भिडियो बनेछ, सुनौ। The MACD is made up of two moving averages represented by these two lines here. They have different time periods, so they're not exactly the same, and the difference between them is represented by the individual red lines. What does the MACD help you identify? It helps identify points in the price chart where the trend might be accelerating when these two lines cross. So there's two indications of that on this chart, here and here. A lot of traders use this for an entry signal. म्याक्डी दुईटा एभरेज लिएर आएको हो, एउटा 26 दिनको र 12 दिनको लिएर दुईटा मुभिङ एभरेजै लिएर आएको हुन्छ। त्यो पनि हामी प्र्याक्टिसमा हेर्छौं, यसको सिद्धान्त मात्रै बुझौं। जब 12 दिनलाई 16 दिनले काट्यो है, 26 दिनले काट्यो भने हामी बेच्ने र किन्नेको बेला के ट्रेड लिने भन्ने कुरा चाहिँ देखिन्छ। हामी त्यो कुरा अहिले प्र्याक्टिसमा हेर्छौं। त्यो प्र्याक्टिसमा हेरेर हामीले एउटा फिबोनाचीको नम्बर पनि याद गर्नुपर्छ। हामीले भोलि किन्ने हो कम्पनी, तर बढ्दाखेरि कहाँ बढ्न सक्छ यो कम्पनीको अहिलेसम्म इतिहास थाहा नै छैन। इतिहासमा बढ्दै बढ्दै आयो, तर हिजो पास्ट त हिस्ट्री थाहा थिएन नि त। एनआरआईसी कम्पनी 1800 पुग्छ भने कसैलाई थाहा थिएन, 400 मा पाइन्थ्यो। हामीले पो 1000 माथि चाहिँ पुग्छ यो कम्पनी भन्यौ त हैन, तर धेरै त थाहा थिएन। त्यो फिबोनाचीको त्यो नम्बरहरु बारेमा एउटा 21 मिनेट जतिको उ छ, त्यो पनि म तपाईलाई प्रस्तुत गर्छु। Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good, no, perfect words that make your writing sharp, or explicit, or excellent, or distinctive. As a matter of fact, for what it's worth, Grammarly can आइए आज शुरुआत चुपके से कहानी सुनने सुनाने से करते हैं। जागृति अपने युवा बेटे अबीर को एक कहानी सुना रही है। द रैबिट प्रॉब्लम, जो लिखी है एमिली ग्रैबिट ने। ये कहानी है एक अकेले खरगोश की, जिसका अकेलापन चौक नाम के खरगोश से मिलकर दूर होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, अबीर देखता है कि कैसे इस खरगोश के परिवार में आबादी एक जादुई गणितीय अनुक्रम में बढ़ती है। आज मैथ्स फैक्टर का ये एपिसोड फिबोनाची और उसके जादुई अनुक्रमों पर आधारित है। आज न सिर्फ हम इन अनुक्रमों को जानेंगे, बल्कि देखेंगे कि किस प्रकार ये अनुक्रम प्रकृति, कला, मानवीय शरीर और यहाँ तक कि वास्तुकला में व्याप्त है। तो ये रोमांचक सफर शुरू होता है, जो आपको दिखाएगा कि गणित फॉर्मूलों और पाठ्य पुस्तकों से कहीं आगे है। तो देखते रहिए।
तो अब वापस आते हैं अबीर और तन्हा चौक की कहानी पर। अब जैसे कि फिबोनाची के खेत में खरगोश परिवार वृद्धि करता है, हमें कुछ साधारण नियमों को अपने जहन में रखना पड़ेगा। हम शुरुआत एक मादा और एक नर से करते हैं, फिलहाल लोनली और चौक से। वे 1 माह में वयस्क हो जाते हैं। एक मादा खरगोश का गर्भावस्था काल 1 माह का होता है और उसके बाद मादा खरगोश हर माह एक नर और मादा खरगोश को जन्म देती है। और हमारे ये खरगोश तो मर नहीं सकते, यही गणित है। तो लोनली और चौक का परिवार पहले साल कितनी वृद्धि करेगा? जनवरी में अपने परिवार में सिर्फ ये दोनों ही थे। हालांकि फरवरी में चौक ने गर्भ धारण कर लिया था, लेकिन फिर भी वे एक जोड़ा ही थे। मार्च में चौक के एक नर और एक मादा 2 बच्चे पैदा हुए, तो अब परिवार में 2 जोड़ियां हैं। इस जोड़ी को ए बी नाम दे देते हैं। अप्रैल में चौक एक जोड़ी बच्चे को जन्म देती है। अब हर माह वह एक जोड़ी बच्चे को जनती रहेगी। आइए इस जोड़ी को सी डी नाम देते हैं। अब ए बी वयस्क हो चुके हैं और मादा गर्भवती है, तो इस प्रकार हमारे पास परिवार में 3 जोड़ियां हैं। मई तक चौक और लोनली ने एक दूसरी जोड़ी ई एफ पैदा की। एबी के बच्चों की भी एक जोड़ी जी एच पैदा हुई और सी डी नाम का जोड़ा वयस्क हो गया और मादा गर्भवती है। तो अब कितने जोड़े हैं? बिल्कुल सही, 5। तो जून में क्या होता है? लोनली और चौक आई जे को, ए बी के एल को, सी डी एम एन को जन्म देते हैं। वहीं ई एफ और जी एच उम्मीद से है। इनसे कितनी जोड़ियां बनेंगी? पूरी 8। और ये जोड़े इसी तरह बढ़ेंगे। जुलाई में 13, अगस्त में 21 और इसी तरह ये जोड़े अपनी आबादी को बढ़ाते हुए फिबोनाची के खेत को खरगोशों से भर देंगे। खरगोशों की आबादी का इस तरह बढ़ना अबीर को रोमांचित कर देता है। चलिए अब इसे छोड़कर खरगोशों की वास्तविक संख्या पर विचार करते हैं। आइए अनुक्रमों का विस्तार से अध्ययन करें। अगर हम इन अंकों को सूचीबद्ध करें तो हमें एक पैटर्न मिलेगा। प्रत्येक संख्या पिछली 2 संख्याओं का जोड़ है। 1 जमा 1 बराबर 2, 2 जमा 1 बराबर 3, 3 जमा 2 बराबर 5, 5 जमा 3 बराबर 8 और इसी प्रकार आगे भी। संख्याओं के इस सूत्र को इसके रचयिता के नाम पर फिबोनाची अनुक्रम का नाम दिया गया। फिबोनाची का वास्तविक नाम लियोनार्डो था और वह 12वीं शताब्दी में इटली के पिसा का निवासी था। युवावस्था में उसने अल्जीरिया, इजिप्ट, सीरिया, ग्रीस, सिसिली और प्रोविंस की यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान उसे कई गणितज्ञों के साथ अध्ययन और हिंदू अरबी अंक प्रणाली को जानने का अवसर प्राप्त हुआ। सन 1200 में वापस लौटकर उसने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक लिबर अविटी लिखी, जिसका अर्थ है गणनाओं की पुस्तक। आश्चर्यजनक रूप से यह पुस्तक लैटिन भाषी विश्व को हिंदू अरबी की उपयोगी दशमलव प्रणाली से परिचय कराने पर आधारित है। पुस्तक के अंतिम भाग में कई मजेदार समस्याओं की एक श्रेणी को उजागर किया गया है। फिबोनाची ने खरगोशों के समूह का अध्ययन किया, जिसे हमने एपिसोड के शुरू होने पर देखा था, और उस प्रसिद्ध अनुक्रम पर कार्य किया जिसके लिए हम उसे आज भी याद करते हैं। ये जानना दिलचस्प है कि फिबोनाची के समय में छपाई का आविष्कार नहीं हुआ था, इसलिए उसकी पुस्तकें हस्तलिखित थी। उनकी दूसरी प्रतियां बनाने के लिए फिर से लिखना ही एकमात्र उपाय था। इस अनुक्रम पर वापस लौटते हैं और देखते हैं फिबोनाची का अनुक्रम। अब प्राकृतिक रूप से फिबोनाची के अंकों और पैटर्न्स में विशाल प्रतिध्वनि देखने को मिल सकती है। आइए देखते हैं कि कुदरत में फिबोनाची के अनुक्रम का प्रारंभिक रूप कैसे होता है। इसके लिए आइए मिलते हैं नन्ही युक्ता से, जो अपनी गणित की परीक्षा की तैयारी छोड़कर फूल और पेड़ों के चित्र बनाने में व्यस्त है।
उसकी कामकाजी माँ बजाय अपना लेक्चर पढ़ने के गणित में उसकी दिलचस्पी बढ़ाने के लिए कुदरत में छिपे गणित की जानकारी देने का निश्चय करती है। वो एक किताब निकालकर फूलों की एक श्रेणी दिखाती है जिसमें 5 पंखुड़ियों वाला एक पैंसी, 8 पंखुड़ियों वाला लार्क्सपर, 13 पंखुड़ियों वाला डेजी और एक एस्टर है जिसमें 21 पंखुड़ियां हैं। तो इन सभी फूलों में क्या समानता है? आखिर ये सभी फिबोनाची अनुक्रम के अंक हैं। युक्ता की उत्सुकता बढ़ती है। उसकी माँ उसे एक पेड़ के परीक्षण के लिए ले जाती है। यदि हम एक पेड़ से निकलती हुई शाखाओं को देखें तो ये भी एक अनुक्रम दर्शाती है। आइए देखें कि ये कैसे होता है। मुख्य तना बढ़कर शाखा बनता है। एक शाखा आगे 2 भागों में विभाजित होती है जबकि तीसरी शाखा सुप्त रहती है जिससे 3 शाखाएं बनती हैं। अब पहली 2 शाखाएं 2 और भागों में विभाजित होती हैं और तीसरी शाखा सुप्त रहती है जिससे 5 शाखाएं बनती हैं। इस पैटर्न की प्रत्येक नई शाखा के साथ पुनरावृत्ति होती है और यदि हम वृद्धि करती हुई शाखाओं पर ध्यान दें तो हमें फिबोनाची अनुक्रम प्राप्त होता है। यहाँ हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब हम वापस लौटेंगे तो जानेंगे कि कैसे इन अनुक्रमों का इस सुनहरे आयत और सुनहरे अनुपात से संबंध है और ये किस प्रकार मानव शरीर, जंतुओं, महान कला और वास्तुकला से जुड़े हैं। इसके अलावा भी बहुत कुछ बाकी है द मैथ्स फैक्टर में। हैं फिबोनाची अनुक्रम की कुछ दिलचस्प जटिलताएं। अगर आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो अभी हमने शुरुआत ही की है। यहाँ हर संख्या पिछली 2 संख्याओं का जोड़ है। अब हम इसी से संबंधित कुछ अवधारणाओं को देखने जा रहे हैं जो फिबोनाची अनुक्रम की ही रोचक शाखाएं हैं। हम शुरुआत एक बच्चों की टीम के साथ कर रहे हैं। सभी के हाथ में वर्ग है। सभी मिलकर वास्तव में एक मॉडल की रचना करने जा रहे हैं जिसे सुनहरा आयत कहा जाता है। सभी के हाथ में एक वर्ग है जिनके फलक फिबोनाची अनुक्रम की संख्या दर्शाते हैं। हमारे इस दल का सबसे छोटा सदस्य आकर 1 गुणा 1 का वर्ग जमीन पर रखता है। अगला वर्ग जिसका माप भी 1 गुणा 1 है साथ में रखा जाता है। इससे एक 2 गुणा 1 का आयत बनता है। आगे हमारे पास 2 गुणा 2 का वर्ग है। हम इसे लंबाई की तरफ रखते हैं। इससे 3 गुणा 2 का आयत बनता है। अब हम 3 गुणा 3 के वर्ग को लंबाई में जोड़कर 5 गुणा 3 का आयत बनाते हैं। फिर 5 गुणा 5 के वर्ग को जोड़कर 8 गुणा 5 का आयत बनाते हैं और अंत में 8 गुणा 8 के वर्गों को जोड़कर हम 13 गुणा 5 का आयत बनाते हैं। तो इन सभी आयतों को सुनहरा आयत कहा जाता है। इनके फलक फिबोनाची अनुक्रम के क्रम में आने वाले अंक होते हैं। अब इस सुनहरे आयत को सभी ज्यामितीय संरचनाओं में सबसे ज्यादा संतोषजनक माना जाता है। अब हम देखने जा रहे हैं कि कैसे ये आयत कला और वास्तुशिल्प दोनों की व्याख्या करता है। लेकिन उससे पहले मैं आपका परिचय फाई के सिद्धांत, या जैसा कि हम इन्हें मिस्टर फाई पुकारते हैं, उनसे कराना चाहता हूँ। ये हैरान है कि अपने नाम से जुड़ी कहानी आपको किस प्रकार बताएं। वो अपनी जादुई छड़ी निकालते हैं और पहले अनुक्रम के सभी अंकों को फिर से संयोजित करते हैं। अब वे क्रम से सभी क्रमानुगत अंकों के अनुपात पर काम करना शुरू करते हैं। ये जादू सा लगता है ना? पर जैसे जैसे उनका कार्य आगे बढ़ता है, अनुपात धीरे धीरे 1.61803 की संख्या के पास आता है, जिसे सुनहरा अनुपात या फाई कहते हैं। अब से संबंधित ध्यान रखने लायक बात यह है कि यह बहुत बड़ी संख्या होती है, लगभग अनिश्चित। इस प्रकार की कभी न खत्म होने वाली संख्या को तर्कहीन संख्या कहते हैं। अब श्रीमान फाई, जो उच्च तकनीक वाला और एकदम सटीक बनने की कोशिश कर रहे हैं, खुद को इस तरह से परिभाषित करते हैं, लेकिन वह आपको भ्रमित नहीं करना चाहते, इसलिए वे कुछ क्षणों के लिए रुक जाते हैं। अब श्रीमान फाई न सिर्फ एक दिलचस्प संख्या है, बल्कि इनकी कई रोचक स्थानों में पुनरावृत्ति भी होती है। आइए पहले एक डॉल्फिन को देखते हैं। अगर हम किसी डॉल्फिन को रोककर
उसके सिर से नाभि और नाभि से पूंछ तक की लंबाई को देखें तो हमें दो क्रमानुगत फिबोनाची संख्याएं प्राप्त होती हैं, जिसका अर्थ है कि 2 का अनुपात श्रीमान 5 है। मधुमक्खियां फिबोनाची का बड़े दिलचस्पी से पालन करती हैं। मधुमक्खियों की एक कॉलोनी में नरों के मुकाबले मादाएं ज्यादा होती हैं। नरों के मुकाबले मादाओं का अनुपात 5 के काफी नजदीक होता है। यदि आप मधुमक्खियों के वंश वृक्ष को देखें तो एक दिलचस्प पैटर्न सामने आता है। नर का एक अभिभावक एक मादा होती है, जबकि मादा के 2 अभिभावक एक नर और एक मादा होते हैं। इस प्रकार एक वंश वृक्ष में नर को 2, 3, 5 और 8 दादा दादी, परदादा, परदादी, परदादा, परदादी और इसी तरह आगे भी चलता है। बिल्कुल यही पैटर्न 2, 3, 5 और 8 का मादा के लिए भी होता है। हमारे शरीर में भी फिबोनाची अनुक्रम की उचित मात्रा होती है। इसकी खोज पुनर्जागरण काल वाले महान चित्रकार लियोनार्डो दा विंची ने की। आप उनकी कला से तो परिचित हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वे गणितज्ञ भी थे? आइए उनकी महान कलाकृतियों पर नजर डालते हैं। द विट्रुवियन मैन, ये लियोनार्डो की मानव के समानुपातों पर आधारित प्रसिद्ध कृति है। आपने इसे कहीं न कहीं जरूर देखा होगा, परंतु क्या आपने कभी सोचा है कि इन सभी रेखाओं का क्या मतलब है? खैर, ये लाइनें सुनहरे आयत से जुड़ी हैं। दरअसल इनमें 3 स्पष्ट आकृति होती है, एक शीर्ष क्षेत्र के लिए, एक धड़ के लिए और एक पैरों के लिए। शुरुआत सिर से करते हैं। यदि हम आयत बनाएं जो गर्दन को मध्य मानकर एक कंधे से दूसरे कंधे तक है, इस आयत का शीर्ष मनुष्य के शीर्ष से मिलना चाहिए। इससे सर्वप्रथम सुनहरे आयत का निर्माण होता है। आपके इतना करने के बाद मानव सिर के दाईं ओर छोटा सुनहरा आयत बनाते हुए इसके बाईं तरफ एक चतुर्भुज बनाते हैं। एक वास्तविक आयत के बाईं तरफ वाला एक लंबा और पतला चतुर्भुज जो कि मानव सिर के मध्य से लंबवत गुजरता है, उसको बनाने में यही प्रक्रिया दोहराते हैं। ध्यान दें कि छोटे सुनहरे चतुर्भुज मस्तक के केंद्रीय बिंदु आंखों को प्रतिच्छेदित करते हैं। अब चतुर्भुज की दूसरी जोड़ी के लिए कोहनी से कोहनी और गर्दन से कमर तक होता हुआ एक चतुर्भुज बनाइए। इससे सुनहरा आयत बनता है। तीसरी जोड़ी के लिए एक ऐसा चतुर्भुज बनाएं जिसके निचले 2 शीर्ष वहां मिलते हों जहां इंसान के पैर के अंगूठे उसको घेरे हुए वृत्त की रेखा को स्पर्श करते हैं। ये चतुर्भुज इंसान की कमर के लंबवत होना चाहिए। इससे एक और सुनहरे चतुर्भुज का निर्माण होता है। विट्रुवियन मैन मानव रचना के अनुपात वास्तविक मानव आकार के लिए सबसे आदर्श माने जाते हैं। आइए मोनालिसा को देखें, जो कि विवादास्पद रूप से विश्व की सबसे प्रसिद्ध चित्रकारी है। लियोनार्डो की सबसे बेजोड़ रचना कहलाने वाला ये चित्र इसे देखने वालों पर एक मोहक छाप छोड़ता है। तो ये चित्रकारी भी कई सुनहरे चतुर्भुजों से भरी नजर आती है। ऐसा लगता है जैसे किसी मकसद से अपनी कला में गणित को शामिल करने की कोशिश की है। अब हम यहाँ थोड़ा दम लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद हम गोता लगाएंगे ले कॉर्बूसियर की दुनिया में और जानेंगे कि किस तरह से वास्तुकला इस अनुक्रम से संबंधित है। और साथ में हम जुड़ेंगे अनानास और सूरजमुखी के फूलों से। सुनने में दिलचस्प है ना? तो फिर देखते रहिए द मैथ्स फैक्टर। बात में गहरा विश्वास है। हम बात कर रहे हैं प्रसिद्ध स्विस फ्रेंच वास्तुकार और चित्रकार ले कॉर्बूसियर की। सीमा भल्ला एडवर्ड जॉनरे ग्री के नाम से जन्मे ले कॉर्बूसियर ने मुख्यतः स्टील और मजबूत कंक्रीट के साथ निर्माण कार्य किया। कॉर्बूसियर का मानना था कि शहर की रूपरेखा की रचना करने में मॉड्यूलर मैन की रचना को आधार बनाया गया था। तो इस प्रकार मस्तक के क्षेत्र में मुख्य वर्ग था, हृदय के क्षेत्र में व्यापारिक केंद्र और भुजा के क्षेत्र में शैक्षिक और मनोरंजन सुविधाओं को रखा गया था। शहर की कई संरचनाओं में यही अनुपात दिखाई देता है, जैसा कि उच्च न्यायालय में, जहां मुख्य भव्य संरचना के साथ खंभों और खिड़कियों में सुनहरा अनुपात झलकता है। बिल्कुल इसी तरह सुनहरे अनुपात को सचिवालय की प्रत्येक खिड़की में देखा जा सकता है। और इन सभी परिदृश्यों में मॉड्यूलर मैन का हाथ सम्मिलित है।
अपने निर्माण में इस अनुपात को शामिल करने का कोर्बुसिए का औचित्य उसका विश्वास था कि गणित से मानव जीवन को समाधान मिलता है। कोर्बुसिए को उम्मीद थी कि एक दिन उसकी इस प्रणाली का उपयोग यूरोप और शायद पूरी दुनिया में निर्माण के सभी पहलुओं में मानकीकरण के लिए किया जाएगा। उसने इस विचार का पेटेंट करवाया और इसके लिए उसे एक बड़े वित्तीय पुरस्कार की उम्मीद भी थी। यदि हम समय में काफी पीछे लौटकर देखें, जैसे कि यूनान में, तो हम इस अनुपात को इस देश के कई निर्माण कार्यों में देख सकते हैं। एथेंस के प्रसिद्ध पार्थेनॉन को देखिए। यदि हम रेखाओं का प्रयोग करें तो हमें सुनहरे चतुर्भुज की पूरी श्रेणी प्राप्त होगी। कई दूसरी पारंपरिक इमारतों जैसे एक्रोपोलिस या शार्थरे कैथेड्रल में भी आप ये अनुपात देख सकते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि फिबोनाची स्पाइरल किसे कहते हैं, पर यह स्पाइरल कैसे हमारे गणितीय अनुक्रम से संबंधित है। आखिर आकांक्षा ने यह पता लगाने का निश्चय किया है कि कैसे फिबोनाची चतुर्भुजों से फिबोनाची स्पाइरल का निर्माण होता है। वे अपना कंपास लेती हैं और एक फलक पर मौजूद चतुर्भुजों की ओर बढ़ती हैं। पहले वे कंपास को दोनों वर्गों के केंद्र में रखकर पहले और दूसरे वर्ग के लंबाई में स्थिर करती हैं और इस प्रकार एक अर्धवृत्त बनाती हैं। अब वे कंपास को इस प्रकार रखती हैं कि इसकी लंबाई दूसरे वर्ग का एक फलक है और इस प्रकार एक चाप बनाती हैं। और जब तक दोनों वर्ग वक्राकार स्पाइरल से घिर नहीं जाते, तब तक वह चाप बनाती जाती है। और कमाल है, आकांक्षा का फिबोनाची स्पाइरल तैयार है। ऐसा तो कुदरती सीप में भी देखा जा सकता है, यहां तक कि आप अपने कान के कॉक्लिया में भी इसे देख सकते हैं। आकांक्षा ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या वास्तव में प्रकृति में फिबोनाची स्पाइरल होते हैं। वो एक पाइनएप्पल लेती है और उसका अध्ययन करती है। जब आप ध्यान से देखते हैं, हर पंक्ति 3 दिशाओं में स्पाइरल बनाती है। अब वो इन पंक्तियों को 2 दिशाओं में गिनती है। वह हर पंक्ति को पिन से चिन्हित करती है। इसमें थोड़ा समय लगेगा क्योंकि हर पाइनएप्पल अपने आप में संपूर्ण नहीं है, लेकिन थोड़ी सावधानी से आप इसे कर सकते हैं। तो आकांक्षा पाती है कि एक दिशा में 8 पंक्तियां हैं। दूसरी दिशा में पंक्तियों की संख्या 13 है और ये क्रमानुसार फिबोनाची संख्याएं हैं। ये मजेदार है ना। एक सूरजमुखी के फूल में भी ये समान है। इसके बीज एक स्पाइरल बनाते हैं। यदि हम प्रत्येक दिशा में स्पाइरल की संख्या को गिने तो ये फिबोनाची संख्या को निरूपित करेंगे। इसी प्रकार का पैटर्न पाइन कोन्स, कैक्टाई और एलोवेरा में भी देखने को मिलता है। फिबोनाची का जादुई सफर काफी चक्कर में डालने वाला है। हमने जंतुओं और पौधों, कला और वास्तुकला, मानवीय शरीर और मधुमक्खियों को देखा। हम सुनहरे त्रिभुज, पंचकोण और भी काफी कुछ खोज सकते थे, लेकिन हमने इन्हें किसी और दिन के लिए द मैथ्स फैक्टर के एक अलग एपिसोड के लिए रखा है। तो देखते और समझते रहिए गणित के ऐसे ही रोचक संबंधों को जिन्होंने हमारी दुनिया को जादुई सा बना दिया है। अवश्य लागेन नि हैन यो सुन्दा। केही ज्ञान भयो। यो थाहा थियो, अहिलेसम्म थाहा थिएन हैन।